स्टूडेंट नमस्कार। मैं आपको बताने जा रहा हूं कक्षा 12वीं का एमआरआईट परियोजना का बेस्ट आंसर, सबसे महत्वपूर्ण और बेस्ट बेहतरीन आंसर कक्षा 12वीं के लिए। जो स्टूडेंट इस साल कक्षा 11वीं पास होकर के कक्षा 12वीं में जा रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हो, चाहे वो मैथ्स के हो, चाहे बायो के हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, चाहे आर्ट के हो, कोई भी सब्जेक्ट के स्टूडेंट अगर कक्षा 11वीं पास होकर अगर वो 12वीं पहुंच गया है इस साल जो 12वीं कक्षा पढ़ेगा उन्हें ये एमआरआईट परियोजना बनाना जरूरी है, क्योंकि इसके उत्तर जो है अंक सूची रिजल्ट में जुड़ेगा। ऐसा छत्तीसगढ़ शासन लोक शिक्षण संचालय के आदेश में स्पष्ट लिखा है। इसलिए आपके सामने कक्षा 12वीं एमआरआईट परियोजना के सभी प्रश्नों का उत्तर एक ही वीडियो में एक लाइन से आप देखिए। यहां पर सबसे पहले मैं बताने जा रहा हूं प्रश्न पहला, शासन की लाभप्रद योजनाओं का आकलन आपके गांव शहर में जो भी लागू हो उसमें से कम 4 या 5 योजना के बारे में आपको लिखना है। यहां पर तो सबसे पहले यहां पर देखिए क्रमांक है, योजना का नाम है, आपके गांव मोहल्ले में कितने लोग लाभान्वित हुए हैं और योजना से क्या परिवर्तन आया, योजना के बेहतर कार्य हेतु आपके सुझाव क्या हो सकते हैं। ये सारा चीज आपको इस पॉइंट में, इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। सबसे पहले हम शासन की, गवर्नमेंट की योजना की अगर हम बात करें तो सबसे पहला नंबर में आ रहा है यहां पर नरवा, गरवा, घुरवा और बारी योजना। आपके गांव मोहल्ले कितने लोग लाभान्वित हुए तो लगभग 50। नरवा गुरवा का सदुपयोग कर यहां पर रोजगार भी मिल रही है। योजना के बेहतर कार्य है तो आपके सुझाव अगर हम देखें तो यहां पर हम सुझाव दे सकते हैं, अधिक से अधिक सब्जी और फल, दालें, दलहन तिलहन लगाना चाहिए और उसके लिए प्रेरित भी करना चाहिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए। दूसरा है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, इसमें 100 लाभान्वित है। छोटे बच्चों का शारीरिक विकास, पौष्टिक खाद्य पदार्थों में उच्च गुणवत्ता बढ़ाया जाना चाहिए। तीसरा है यहां पर गोधन न्याय योजना, 70 लोग लाभान्वित हुए। यहां पर पशुधन का उपयोग एवं पशुपालन को बढ़ावा मिला, अधिक से अधिक गाय का पालन करने हेतु प्रेरणा देनी चाहिए। यहां पर इसी तरह से चौथा है डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, 30 लोग लाभान्वित हुए हमारे गांव से, सभी व्यक्ति स्वस्थ हुए, दवाई सस्ती हो और डॉक्टर की सुविधा हो। यहां पर पांचवा है बिजली हाफ योजना, 300 लोग लाभान्वित हुए, बिजली बिल के अधिक खर्च से मुक्ति मिला, गरीबों का बिजली बिल पूरा माफ किया जाना चाहिए। इस तरह से छठवां यहां पर मोर छत मोर बिजली योजना, 5 लोग लाभान्वित हुए, बिजली की बचत, सौर ऊर्जा का प्रयोग, अधिक से अधिक घरों में सोलर लाइट लगना चाहिए सरकार द्वारा। तीसरा है मिनी माता अमृत धारा नल योजना, 7th है, 10 लोग लाभान्वित हुए, पानी की सुविधा मिला, इसे प्रत्येक गांव में लागू करना चाहिए। इसी तरह से 8वां है पढ़ाई तुहर द्वार योजना, 50 लोग लाभान्वित हुए, सभी बच्चे ऑनलाइन से पढ़ाई किए, कक्षा 8 से 12वीं तक को स्मार्ट मोबाइल वितरण करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न दूसरा आती है आपके सामने कक्षा 12वीं के लिए, आपके गांव की जनगणना के बारे में निम्न बिंदु के आधार पर आपको जानकारी देना है। तो यहाँ पर मैंने आपको अपना एक गांव का लिख सकते हैं, चाहे तो आप चाहे 2 गांव का लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर उदाहरण के लिए आपके लिए 4 गांव का मैंने जनगणना लिखा है। इस तरह से आप अपने गांव का अनुमानित संख्या लिख करके जमा कर सकते हैं। क्रमांक कुल परिवार की संख्या, परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, कृषक परिवार की संख्या, शासकीय नौकरी वाले परिवार की संख्या, व्यवसाय करने वाले परिवार की संख्या, मजदूरी करने वाले परिवार की संख्या। यहाँ पर पहला गांव है 200, फिर 2000 है यहाँ पर, फिर 100, 10, 40, 50, इस तरह से मैंने इसका आंकड़ा दिया है। इस तरह से दूसरा गांव का आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, ये तीसरा गांव की आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर, ये 4 गांव की आंकड़ा आपकी स्क्रीन पर। इस तरह से चाहे तो आप एक ही गांव की डाटा जो है आप स्क्रीन पर अपनी प्रोजेक्ट में शो कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर प्रश्न तीसरा, औषधि महत्व की जड़ी बूटी एवं पत्तियों की जानकारी देना है। तो यहाँ पर क्रमांक नाम कहाँ पाया जाता है और उसका क्या उपयोग, इस पर बिंदु देना है आपको। सबसे पहला है नाम है तुलसी, कहाँ पाए जाते हैं, घर के आंगन में होती है, गांव में पाए जाते हैं। उपयोग है सर्दी खांसी कफ में काढ़ा बनाकर पीना चाहिए। दूसरा है नीम, गांव खेत खलिहान में रहते हैं, त्वचा संबंधित रोग के इलाज में इसका उपयोग होता है। तीसरा अदरक है, गाँव में, बाड़ी में, दुकान में सौंठ के रूप में पाचन कफ आदि रोगों की इलाज में होती है। चौथा है हल्दी, गाँव में इसकी फसल लगती है, दुकानों में मिलता है, पोषक तत्व की पूर्ति करता है। 5वां है करेला, कृषि बाड़ी से होता है, डायबिटीज के इलाज में इसका उपयोग किया जाता है। इस तरह से अब आती है प्रश्न चौथा, किन्हीं 10 देशों के मुद्रा का नाम लिखें। क्रमांक, देश का नाम, मुद्रा का नाम, भारतीय मुद्रा, रुपये में मूल्य बताना है।
तो पहला है भारत, यहाँ के मुद्रा का नाम रुपया है, करेंसी बोलते हैं जिसको, और 1 रुपया बराबर 1 रुपया ही होता है। दूसरा है जापान, ये यहाँ की मुद्रा एन है, 1 N = 0.66 रुपीज़। तीसरा है मलेशिया, यहाँ की मुद्रा है दिनार, 1 दिनार = 240 रुपीज़। चौथा है म्यांमार, यहाँ का है क्याट, इस तरह से 1 क्याट = 19.8। पाँचवा है सऊदी अरब, रियाल। छठवां है सिंगापुर डॉलर। सातवां है दक्षिण कोरिया की मुद्रा बोन। आठवां है इजिप्ट मतलब मिस्र, इजिप्ट जिसको कहते हैं की मुद्रा पाउंड। नौवां है जर्मनी की मुद्रा मार्क। 10वां है अमेरिका की मुद्रा डॉलर, 1 डॉलर बराबर लगभग 72 रुपया, ये ऊपर नीचे होते रहती है। प्रश्न 5वां, अपने आसपास की व्यर्थ चीजों से कोई 5 उपयोगी वस्तुएं बनाकर शाला में लावें। कबाड़ से जुगाड़ मतलब आपको वेस्ट से बेस्ट तैयार करना है। क्रमांक है वस्तु का नाम जो बनाया गया है, क्या उपयोग में आता है, प्रयुक्त सामग्री का नाम, और स्कूल में भी उसको जमा करना है। तो पहला है घन या घनाभ, शाला में क्षेत्र मिति पढ़ने में काम आता है। पंखे के बॉक्स या माचिस का डिब्बा, इसका उपयोग हो सकता है उदाहरण के तौर पर। दूसरा है दरवाजा, तोरण माला होता है, स्कूल को सजाने में काम आता है। प्लास्टिक थैली को काट करके इसका तोरण माला बनाया जाता है। तीसरा है प्रिज्म है, त्रिविमीय आकृति के बारे में, तार को जोड़कर बनाया जा सकता है। चौथा टोकरी है, डस्टबिन या स्कूल टेबल में पेन रखने में काम आता है। बांस की लकड़ी से इसको बनाया जा सकता है। पांचवा LED बल्ब है, स्कूल में विज्ञान प्रयोग में काम आता है। घर के टूटे हुए टार्च से LED बल्ब का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरह से चाहे तो आप और दूसरा भी लिख सकते हैं अपनी तरफ से भी, इसमें जो आप नवाचार करना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। प्रश्न 6वां, अपने गांव का नक्शा बनाइए और उसके प्रमुख स्थान को लिखना है। जैसे मैंने अपने बिलासपुर शहर अपने गांव का बता दिया, यहाँ पर बिलासपुर से बिलोंग करते हैं इसलिए बिलासपुर सिटी का मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बना दिया। आप देख पा रहे होंगे ये स्टेशन है, और स्टेशन के बाद फिर इस तरह से स्टेशन, रोड, क्लब, गार्डन, होटल, मार्केट, स्कूल, सैटरडे मार्केट, प्लाजा वगैरह, बस स्टैंड, हॉस्पिटल, ये सारा चीज़ मैंने अपना कहना चाहिए सिंपल मैंने बनाया है। ज़्यादा सभी रोड को मैंने नहीं लिया, मेन रोड को लिया। यहाँ पर मेन जगह को 4-5 जगह को आपको भी शो करना है। जैसे आपके गाँव का मेन सड़क, आपके घर से कितने दूर है स्कूल जो है, और वहाँ से आपके गांव में एक आध ऑफिस का नाम, कोई एक आध मंदिर वगैरह, तालाब वगैरह का नाम आप लिख दीजिए, फिर हो गया गांव का नक्शा। प्रश्न 7वां, आपके गांव शहर के हाट या बाजार का विवरण, दिन, समय, स्थान, प्रमुख दुकानें और उसमें बिकने वाली वस्तुएं के बारे में डिटेल देना है। तो हाट बाजार का नाम बुधवारी बाजार, दिन है बुधवार प्रत्येक, समय है प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक। इस तरह से आप इसमें कर सकते हैं, प्रातः 7 बजे से सायं 9 बजे तक। स्थान अंबिकापुर, प्रमुख दुकानें कपड़ा, किराना, ज्वेलरी, दवाई, फल, सब्जियां आदि। इसके अलावा स्थान गांव में भी अलग अलग दिन बाजार लगती है। इस तरह से आप इसके बारे में लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्रमांक दिया हुआ है, क्रमांक हाट या बाजार का दिन और समय, हाट या बाजार में विक्रय होने वाले वस्तुएं, उनके अनुमानित मूल्य, हाट या बाजार में उपस्थिति व्यापारियों की संख्या, हाट या बाजार में खरीदी करने वालों की संख्या। तो इसकी जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। बुधवार, समय प्रातः 7 से सायं 9 बजे तक। यहाँ पर है कपड़ा, ज्वेलरी, जूता, सब्जियां, राशन सामग्री है। कपड़ा का मूल्य आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ज्वेलरी का देख पा रहे होंगे, जूता का मूल्य देख पा रहे होंगे, सब्जियां का मूल्य है, कितने लोग खरीदारी करते हैं, कितने की भीड़ रहती है, ये सारा चीज़ मैंने बताया। फिलहाल अभी कई जगह लॉकडाउन चल रहा है इसलिए बाजार खुल नहीं रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं पर लॉकडाउन ओपन हो गया तो कहीं कहीं पर मार्केट लगना शुरू हो गया है। फिर उसके बाद आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर प्रश्न 8वां है, कोरोना कोविड-19 का विवरण जो है निम्न बिंदु के आधार पर देना है। क्रमांक है, प्रमुख लक्षण है, बचाव के उपाय है, लगाए जाने वाले टीके का नाम है, प्रमुख दवाइयों का नाम है। तो यहाँ पर सबसे पहला आता है, पहला बिंदु है सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ, ऑक्सीजन स्तर कम हो जाना, मुंह का स्वाद बिगड़ जाना, ये इसका मेन लक्षण है कहना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवा का सेवन, गर्म पानी काढ़ा का सेवन, ताज़ा भोजन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, मास्क का प्रयोग, हैंड सैनिटाइजर का उपयोग, घर में रहें, सुरक्षित रहें। कोविशील्ड या कोवैक्सीन या फाइजर या स्पुतनिक वैक्सीन का प्रयोग करना है। विशेष स्थिति में दवाई, रेमडेसिविर इंजेक्शन अथवा संक्रमित व्यक्ति को पैरासीटामोल, विटामिन सी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए देना चाहिए। अब आती है प्रश्न 9वां, देश की 10 प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंकों के नाम और उनके मुख्यालय की सूची बनाना है। तो ध्यान दीजिए ये कैसे बनेगा। क्रमांक है, बैंक का नाम है, मुख्यालय कहाँ स्थित है, फिर उसके बाद है आपका क्रमांक सबसे पहला है इलाहाबाद, कोलकाता इसका मुख्यालय है। दूसरा है आंध्र बैंक,
आंध्रा बैंक कहते हैं जिसको, इसका मुख्यालय है हैदराबाद। तीसरा है बैंक ऑफ बड़ौदा, इसका मुख्यालय है वडोदरा। चौथा है बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई। पांचवा कैनरा बैंक, इसका मुख्यालय है बेंगलोर। छठवां है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मुख्यालय है पुणे। सातवां है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय है मुंबई। आठवां है इंडियन बैंक, इसका मुख्यालय है चेन्नई। नौवां है पंजाब नेशनल बैंक, इसका मुख्यालय नई दिल्ली। 10वां भारतीय स्टेट बैंक, इसका मुख्यालय है मुंबई। प्रश्न 10वां, देश के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान, रक्षा संस्थानों के नाम बताना है आपको। क्रमांक, संस्थान का नाम, मुख्यालय कहाँ स्थित है। सबसे पहला है राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो गोवा में स्थित है। दूसरा है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, मुख्यालय है मुंबई। तीसरा है इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। चौथा है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है। पांचवा है इसरो उपग्रह केंद्र, बेंगलोर कर्नाटक में स्थित है। छठवां है कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद में स्थित है। सातवां जीवनोभिक जीव विज्ञान संस्थान है, दिल्ली में स्थित है। आठवां रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन है, नई दिल्ली में स्थित है। तो प्यारे बच्चों, आप लोगों से एक विशेष निवेदन है, सूचना है आप लोग के लिए, एक नोटिस है कि आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट का उत्तर हमेशा देखने के लिए, अभी समय समय पर हर माह प्रोजेक्ट मिलेगा आप सभी लोग को, तो इसका उत्तर देखने के लिए हमारे चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों का मदद कीजिए। हमारी चैनल से घर बैठे पढ़ाई कर सकते हैं 12वीं का, 11वीं का, 10वीं का, 9वीं का, 8वीं का, 7वीं का, 6वीं का, 5वीं तक की पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप है, हमने व्हाट्सएप ग्रुप 1 से 15 बना दिया है, 15 व्हाट्सएप ग्रुप है, आप किसी एक व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। अब शुरू करने जा रहा हूं प्रश्न 11, देश के विकास में परिवहन व्यवस्था। क्रमांक, परिवहन क्षेत्र, परिवहन के साधन, देश के किसी क्षेत्र में प्रमुख भूमिका। ध्यान दीजिए, पहला रेलवे, तो यहाँ पर परिवहन के साधन में रेलगाड़ी है। पूरे भारत के विकास में रेलवे का बहुत बड़ा योगदान है, यात्री और माल ढुलाई में। दूसरा है वायुयान, एयरवे, हवाई जहाज, पूरे विश्व स्तर में यह यातायात का साधन अंतर्राष्ट्रीय विकास में अहम योगदान निभा रहा है। तीसरा है जलमार्ग, पानी जहाज, सीप कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयात निर्यात के क्षेत्र में अहम भूमिका है। चौथा है थल मार्ग, बस या कार इसके यातायात के साधन है। भारत के कोने कोने में, हर गांव में आज इस साधनों के विकास हो रही है। प्रश्न 12, दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले रासायनिक पदार्थों के नाम और उसका उपयोग बताना है। तो क्रमांक है, रासायनिक पदार्थ का नाम है और उपयोग है। रासायनिक पदार्थ का नाम है नाइट्रिक अम्ल, उपयोग है अमोनिया गैस, फ्रीजर आदि बनाने में इसको उपयोग किया जाता है। हालांकि एक प्रकार से विशेष तेजाब है, प्रयोगशाला में भी इसका उपयोग होता है। दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये है बैटरी में इसका प्रयोग किया जाता है। तीसरा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, दवाई में इसका प्रयोग किया जाता है। चौथा है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2SO2 है, इसका भी प्रयोग दवाई में, घाव साफ करने की दवाई में प्रयोग करते हैं। पांचवा है बेंजीन हेक्साक्लोराइड है, C6H6Cl6 है, कीटनाशक एक प्रकार से ये, जिसको BHC पाउडर भी कहते हैं। प्रश्न 13, हिंदी या अंग्रेजी भाषा में अपनी कल्पना से एक ऐसी कहानी बनाइए जो कि हाथ से बनाए चित्रों, प्रिंटेड पेपर कटिंग इत्यादि का उपयोग किया गया हो। मतलब चित्र के माध्यम से आपके एक दिमाग में एक कहानी निकल करके आएगी, वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप चित्र देखिए। इस चित्र से देश में कोरोना संकट की जो भयावह स्थिति का जो कहानी था दुखद भरी, वो कहानी आप इसके बारे में लिख सकते हैं। आपके अगर किसी गांव में, मोहल्ले में किसी को कोरोना हुआ है और तो उसकी अनुभव, उसके दुखद भरी घटना के बारे में आप लिख सकते हैं इसके संबंध में। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी उस समय हुआ था, पेड़ हमने बना दिया, पेड़ लगाओ और ऑक्सीजन, पेड़ से हमें ऑक्सीजन मिलती है। मास्क का प्रयोग करना है, डिस्टेंस बना कर रखना है। यहाँ पर हॉस्पिटल है जहाँ टीका लग रही है, हॉस्पिटल के बाहर एक बेड लगा है, ऑक्सीजन सिलेंडर लगे। इसका मतलब यह है कि हॉस्पिटल कोरोना संकट में पूरा भर चुका था। सभी अधिकांश मरीज जो है हॉस्पिटल के बाहर बरामदे में बेड में लेटे हुए थे। सैनिटाइजिंग का प्रयोग करना है, हाथ मिलाते हुए। देखिए यहाँ पर हेलो कर रहा है लेकिन नो हैंड मीटिंग, यहाँ पर हाथ नहीं मिलाना है आपको, कीप डिस्टेंस रखना है।
डेड बॉडी देखी नदी में प्रवाहित कर दिया गया था। उस समय बिना जलाए कोरोना वायरस की चपेट में ना आ जाए कह के लोगों में एक डर बैठा हुआ था, इसलिए वो लोग बिना अंतिम संस्कार के नदियों में प्रवाहित कर रहे थे। बहुत सारी डेड बॉडी वो नदी में बह रही है, आप देख पा रहे होंगे। तो ये जो भयावह स्थिति था, कहना चाहिए 2 महीने पहले यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारत में, वहाँ की एक भयावह महामारी की जो विकराल स्थिति था, उस स्थिति को मैं इस चित्र के माध्यम से उकेरने का कोशिश किया हूँ। यही इसकी कहानी है। अब ध्यान दीजिए प्रश्न 14, जिला में संचालित शासकीय योजनाओं की जानकारी निम्नानुसार देवें। क्रमांक, योजना का नाम, विभाग का नाम, लाभान्वित वर्ग, योजना में प्रदाय की जाने वाली सेवा सामग्री। सबसे पहला आता है पढ़ाई तुहर द्वार योजना, स्कूल शिक्षा विभाग, छात्र छात्राएं इसका लाभान्वित होते हैं, ऑनलाइन क्लास होती है। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, स्वास्थ्य विभाग, आम जनता को इसका लाभ मिलता है, दवाई और इलाज दोनों फायदा होती है इसमें। मिनी माता अमृत धारा योजना सिंचाई विभाग के अंतर्गत आती है। स्वास्थ्य खाद्यान्न वितरण योजना खाद्य विभाग के अंतर्गत आती है। इसी तरह से आप और भी अन्य योजना के बारे में लिख सकते हैं। प्रश्न 15, प्रत्येक छात्र अपने घर बाड़ी अन्य क्षेत्रों में एक एक वृक्ष लगा करके एक फाइल में उसकी ऊंचाई सप्ताह में कहना चाहिए आपको माप करके वृद्धि को सेंटीमीटर में अंकित करेंगे। स्कूल खुलने पर यह फाइल जमा की जाएगी। तो यहाँ पर बताया जा रहा है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। उत्तर है हमारे घर में आम का 4 वृक्ष हमने लगाया। प्रत्येक सप्ताह इसकी ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। काफ़ी दिनों पहले यह पेड़ लगाया जा चुका है। वर्तमान में इन चारों आम के वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 7 फीट है। इस तरह से आप एक चित्र बना दीजिए और इसका एक आकलन कर लीजिए। आप कोई भी एक पेड़ छोटा मोटा अपने घरों में लगाए होंगे, उसका नाम आपको लिखना है, उसकी ऊंचाई कितना बढ़ रही है वो लिखना है आपको, और इसका एक फाइलिंग तैयार करना है, बढ़िया से इसका प्रोजेक्ट तैयार करना है। आप लोग को जो भी आप लिख रहे हैं उसको एक बढ़िया से फोल्डर फाइल में अच्छे पेपर में आप लिखिए। फाइल के ऊपर में अपना नाम, पिता का नाम, स्कूल, कक्षा, रोल नंबर जो भी आप लिखेंगे और उसको विद्यालय में बढ़िया से फाइलिंग सजा करके आपको जमा करना है। हो सके तो इसको रंगीन बनाइए, हरा, पीला, नीला, लाल, काला, अच्छे से कलर में स्केच पेन में लिख करके आप प्रोजेक्ट को बनाइए, ताकि आपके जांचने वाले शिक्षक आपसे प्रभावित हो और आपको अच्छा नंबर मिले, जिसका आपके जो मार्क शीट में ये रिजल्ट जरूर जुड़ेगा। प्रश्न 16 का उत्तर, कोरोना का जन्म, लक्षण, प्रसार, संक्रमण की प्रक्रिया, कोरोना वायरस इत्यादि के बारे में आपको एक निबंध लिखना है, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले हिंदी में बता रहा हूँ, फिर बीच में इंग्लिश का बताऊँगा, फिर हिंदी, फिर इंग्लिश, इस तरह से लास्ट टाइम पूरा अंग्रेजी का है। इसकी शुरुआत देखिए। कोरोना वायरस विश्व महामारी 2019-2020 की शुरुआत एक नए किस्म के कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के रूप में मध्य चीन के वुहान शहर में 2019 के मध्य दिसंबर में हुई। बहुत से लोगों को बिना किसी कारण निमोनिया होने लगा और यह देखा गया कि पीड़ित लोगों में से अधिकतर लोग वुहान सी फूड मार्केट में मछलियां बेचते हैं तथा जीवित पशुओं का व्यापार भी करते हैं। द कोविड-19 पैंडेमिक आल्सो नोन एज द कोरोना वायरस पैंडेमिक इज एन ऑनगोइंग ग्लोबल पैंडेमिक ऑफ कोरोना वायरस डिसीज 2019 COVID-19 caused by severe acute respiratory syndrome coronavirus to SARS-CoV-2. The virus was first identified in December 2019 in Wuhan, China. The World Health Organization declared a public health emergency of international concern regarding COVID-19 on 30 June 2020. कोरोना वायरस का संबंध एक वायरस के ऐसे परिवार से जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ, बुखार, सर दर्द जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ था। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ इसके लक्षण है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए। मैं बिल्कुल सरल भाषा में आपके लिए लिख रहा हूँ। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के फेफड़े में ऑक्सीजन स्तर कम हो जाता है, नाक में म्यूकस जमा हो जाता है, मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है। कोरोना वायरस में जब संक्रमण की शुरुआत होती है तो पहले बुखार, फिर सूखी खांसी होती है, फिर हफ्ते भर बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। इसका कोई सटीक इलाज नहीं निकला है। इसमें बीमारी के लक्षण कम होने वाली दवाइयाँ दी जा सकती हैं। जब तक आप ठीक ना हो जाएं तब तक आप दूसरे से अलग हों।
हॉस्पिटल या घरों में आइसोलेशन में रहना चाहिए। समय समय पर हाथों को साबुन से धोना चाहिए। सैनिटाइजर का प्रयोग करना चाहिए। मास्क का प्रयोग करें। सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर चलें। भीड़ क्षेत्र में न जाएं। संक्रमित व्यक्ति या जगह में न जाएं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना वायरस कोविड-19, CO फॉर कोरोना, VI फॉर वायरस, D फॉर डिसीज, 19 मतलब 2019। ये है कोविड-19 का फुल फॉर्म। कोरोना वायरस डिसीज कोविड-19 इज एन infectious disease caused by newly discovered coronavirus. Most people infected with the COVID-19 virus will experience mild to moderate respiratory illness and recover without requiring special treatment. Older people and those with underlying medical problem like cardiovascular disease, diabetes, chronic respiratory disease and cancer are more likely to develop serious illness. The best way to prevent and slow down transmission is to be well informed about the COVID-19 virus, the disease it causes, and how it spread. Protect yourself and others from infection by washing your hand or using an alcohol-based rub frequently and not touching your face. The COVID-19 virus spread primarily through droplet of saliva or discharge from the nose when an infected person cough or sneeze. So it's important that you also practice respiratory etiquette. Coronavirus are types of virus. There are many different kinds and some cause disease. A coronavirus identified in 2019, SARS-CoV-2, has caused a pandemic of respiratory illness called COVID-19. COVID-19 is the disease caused by SARS-CoV-2, the coronavirus that emerged in December 2019. COVID-19 can be severe and has caused by SARS-CoV-2, the coronavirus that emerged in December 2019. COVID-19 can be severe and has caused millions of deaths around the world as well as lasting health problems in some who have survived in the illness. प्रश्न 7वां, अपने मन से सामान्य ज्ञान के कोई भी 50 प्रश्न बनाना है। प्रश्न 17वां में 50 प्रश्न बनाएं और अपने साथियों के साथ मिलकर उनका उत्तर ढूंढें और लिखें। तो सामान्य ज्ञान का सबसे पहला प्रश्न है हमारे पास, छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो मैं आपको बता दूं, जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ उस समय कांग्रेस से जीत करके छत्तीसगढ़ के जो प्रथम मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले व्यक्ति थे वो है अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी थे, जो छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री कहे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न दूसरा है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? आप सब जानते हैं, वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी हैं। प्रश्न तीसरा, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो उत्तर है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल महामहिम दिनेश नंदन सहाय जी थे। प्रश्न चौथा, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? तो इसका उत्तर है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान समय में राज्यपाल महामहिम अनसुईया उइके जी हैं। हालांकि राज्यपाल और राष्ट्रपति के नाम के आगे महामहिम शब्द का प्रयोग अभी वर्तमान में नहीं किया जा रहा है, क्योंकि पूर्व जो हमारे राष्ट्रपति जो थे APJ अब्दुल कलाम, उन्होंने महामहिम शब्द को विलोपित करने के लिए कहना चाहिए आदेश जारी किया था। इसलिए राज्यपाल और प्रेसिडेंट के आगे महामहिम शब्द का प्रयोग आजकल नहीं होता है। फिर भी करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के आदेश का पालन हमें करना चाहिए। प्रश्न पांचवा, बांगो बांध हसदेव छत्तीसगढ़ के किस जिले में है? तो इसका उत्तर है कोरबा जिला। बांगो बांध जो हसदेव परियोजना है वो कोरबा जिले में है कहना चाहिए, जो बहुत बड़ी बांध है जहां बिजली
पैदा होती है उसके पानी से नहरों में सिंचाई होता है और एनटीपीसी को पानी उसकी सप्लाई की जाती है। प्रश्न 6वां, कर्क रेखा छत्तीसगढ़ के किस जिले से गुजरती है? तो आप जानते होंगे कर्क रेखा हमारे छत्तीसगढ़ के बलरामपुर, सूरजपुर और कोरिया जिले से गुजरती है। छत्तीसगढ़ राज्य कब अस्तित्व में है? आप सबको पता है 1 नवंबर 2000 जो छत्तीसगढ़ राज्य की एक स्थापना दिवस है। इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था, तो हम कह सकते हैं नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। छत्तीसगढ़ भारत का कौन से क्रम का राज्य है? तो आपको पता होना चाहिए जब छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ तब छत्तीसगढ़ को मिला करके ठीक 26 स्टेट बने, 26 राज्य बने। तो हम उस आधार पर कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भारत के उस समय के तत्कालीन 26वें क्रम के राज्य बने, 26वें क्रम का राज्य है। प्रश्न 9वां, किस नदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है? तो छत्तीसगढ़ की जो बड़ी विशाल नदी के श्रेणी में आता है एक महानदी है जो पवित्र नदी माना जाता है छत्तीसगढ़ का, कहना चाहिए। इसके किनारे तीर्थ स्थल के रूप में जाने जाते हैं, बड़ी बड़ी मेला लगती है यहाँ पर। तो महानदी को छत्तीसगढ़ में गंगा के रूप में जाना जाता है। प्रश्न 10वां, छत्तीसगढ़ का शहर जहाँ 3 नदी का संगम है तो यह कौन से शहर है? तो इसका शहर का नाम हो जाएगा ये राजिम। राजिम जो है छत्तीसगढ़ का, कहना चाहिए, एक प्रकार का बहुत ही पवित्र स्थल है। प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ का शिमला किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है मैनपाट। शिमला का अर्थ है भारत का शिमला एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर मौसम सुहावना और ठंडा रहता है हर माह, हर सीजन में, कहना चाहिए। आजकल गर्मी के दिन में भी वहाँ ठंडकता का अनुभव होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ का मैनपाट भी एक ऐसी जगह है जहाँ पर ठंडकता फील होती है। तो मैनपाट को छत्तीसगढ़ का शिमला कहते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य क्या है? तो इसका उत्तर है बादलखोल। बादलखोल छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा अभयारण्य है। प्रश्न 13, छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो इसका उत्तर है छत्तीसगढ़ जो है 7 राज्यों से घिरा है। मतलब मैप को आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ से छूने वाले जितने भी मैप हैं, राज्य हैं, वो उसके पड़ोसी राज्य कहलाएंगे। जो छत्तीसगढ़ को छू रहे हैं तो 7 राज्यों से घिरा है। प्रश्न 14, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। प्रश्न 15, वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी हैं। प्रश्न 16, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हिंद स्वराज के लेखक हैं। प्रश्न 17, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो जो द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है उसको एलपीजी गैस कहते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ये द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है और इसका रासायनिक नाम है ब्यूटेन। जो घरों में हम लोग खाना पकाने के काम में लाते हैं वही गैस है जिसके बारे में हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, ब्यूटेन गैस। C4H10 इसका फार्मूला है। मुझे कमेंट करके आप पूछिएगा, मैं जरूर इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। मार्स गैस किसे कहते हैं? मीथेन गैस को कहते हैं। CH4 इसका फार्मूला है। यह कोयले खदानों में भी रिसाव होता है, कभी कभी कुआं जब खुदाई होता है किसी किसी जगह में तो वहाँ पर भी मार्स गैस का रिसाव हो जाता है। भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। भारत में राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। प्रश्न 20 है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? उत्तर है नई दिल्ली में। फिरोज शाह कोटला एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम है, मान के चलिए, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मैच, क्रिकेट मैच होते रहते हैं। तो ये है नई दिल्ली में है। ये जो जितने सारे प्रश्न हैं हम लोग अपने मित्रों से शेयर किए हैं, अपने मित्रों से कहना चाहिए चर्चा की, और उसका उत्तर जो बना वो आज हम इस प्रोजेक्ट में लिख रहे हैं। प्रश्न 21 है, छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा सीटों की संख्या 90 है। लोकसभा में कितने सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं? तो लोकसभा में 11 सदस्य छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी कहाँ है? आप सब जानते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर में स्थित है। छत्तीसगढ़ राज्य में उच्च न्यायालय कहाँ है? तो छत्तीसगढ़ राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में, इसलिए बिलासपुर को हम लोग न्यायधानी कहते हैं। बिलासपुर को न्यायधानी कहने का कारण वही है कि वहाँ पर उच्च न्यायालय है, कहना चाहिए हाई कोर्ट है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने संभाग है? तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 संभाग है। कितने सदस्य राज्यसभा में छत्तीसगढ़ राज्य से चुने जाते हैं?
तो 5 सदस्य। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। प्रश्न 29, छत्तीसगढ़ राज्य की मुख्य फसल कौन सी है? तो धान है। प्रश्न 30, ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो पीटी उषा है। भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। प्रश्न 32, एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू जी ने एशियाई खेल का नामकरण किया था। एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो एशियाई खेलों का प्रतीक चिन्ह है चमकता हुआ सूरज। प्रश्न 34, कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश में हुई? तो उत्तर है भारत में। प्रश्न 35, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो उत्तर है गंगा। प्रश्न 36, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो उत्तर है कोसी। प्रश्न 37, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो उत्तर है बंगाल की खाड़ी में। प्रश्न 38, पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी है। प्रश्न 39, राजस्थान में फैले रेगिस्तान का नाम क्या है? तो थार कहते हैं उसको, थार का मरुस्थल। प्रश्न 40, भारत के 14वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो रामनाथ कोविंद जी भारत के 14th राष्ट्रपति हैं। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह बुध है। प्रश्न 42, प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? दादा साहब फाल्के जी थे। इसलिए फिल्म इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा पुरस्कार होता है उसे हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार कहते हैं। प्रश्न 43, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जेम्स चैडविक ने किया था। प्रश्न 44, प्रथम भारतीय महिला क्रिकेट कप्तान कौन थी? तो शांता रंगास्वामी थी। प्रश्न 45, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद जी ने की। 47, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो उत्तर है चीन। प्रश्न 48 है, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो यह है विटामिन ए, लेकिन सी का भी इसमें होना जरूरी है। प्रश्न 49, किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है? तो पानी। प्रश्न 50, मानव कोशिका में क्या निहित है? तो हम कह सकते हैं मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र है। हमारा मकसद आपकी सहायता करना है, हर समय भविष्य में भी करते रहेंगे। जो भी प्रोजेक्ट आएगा, जो भी असाइनमेंट आएगा, किसी प्रकार का भी प्रश्न अगर गवर्नमेंट के द्वारा या बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड जो भी समस्या आएगा उसका उत्तर हमारी चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलेगा। आप सभी से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि किसी भी प्रकार के शैक्षणिक समस्या का हल आपको हमारे चैनल से मिल सके। बेल आइकन जरूर दबाई जाए ताकि सूचना आपको मिल सके और हमारे चैनल में शैक्षणिक समाचार, रोजगार समाचार, परीक्षा के समाचार, असाइनमेंट का समाचार, ऑनलाइन क्लास, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान की पढ़ाई होते रहती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका सहयोगी विजय दिवाकर। विशेष सूचना नोटिस, आप सभी से निवेदन है कि सरकार द्वारा सभी प्रोजेक्ट असाइनमेंट का उत्तर हमेशा देखने के लिए हमारी चैनल विजय दिवाकर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी जरूर दबाएं ताकि आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन पहुंच सके। और पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख करके एक बार थैंक यू जरूर बोल दीजिए ताकि हमारी हौसला बढ़े और आपके लिए हमेशा हम इसी तरह से बेस्ट उत्तर जो है हर प्रश्न का उत्तर आपको हमारे चैनल से मिल सके। हमारी चैनल से घर बैठे आप पढ़ाई कर सकते हैं। सभी कक्षाओं का, सभी चैप्टर का वीडियो बन रहा है, हर टॉपिक का वीडियो बन रहा है। कक्षा 12वीं, 11वीं, 10वीं, 9वीं, 8वीं, 7वीं, 6वीं, 5वीं सभी की वीडियो उपलब्ध है। हमारी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। पढ़ाई संबंधित वीडियो, शैक्षणिक समाचार, रोजगार सूचना, ऑनलाइन क्लास वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हमने 1 से 15 प्रकार के हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। 15 ग्रुप में से आप किसी भी एक ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। प्रश्न 18, उक्त गतिविधियों को पूर्ण कर अपने माता पिता, चाचा चाची, दादा दादी, भाई बहन, घर के अन्य सदस्यों में से किन्हीं 3 लोगों को दिखाएं और उनकी प्रतिक्रिया को लिखें। तो उत्तर है माता पिता की प्रक्रिया। प्यारे बच्चे, आपको इस परियोजना से बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस तरह अन्य क्षेत्रों से भी प्रश्नों का समावेश करके इसका उत्तर खोजकर इसमें संलग्न कीजिए। इस कोरोना काल में सभी बच्चे आपस में दूरियां बना के चलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क का प्रयोग करो और
हाथ साबुन से समय समय पर धोते रहना चाहिए और घर पर रहकर पढ़ाई करते रहो सभी बच्चे। ये माता पिता का सुझाव है। बड़े भैया और दीदी जी की जो प्रतिक्रिया है इस प्रोजेक्ट के प्रति वो हम आपको बता रहे हैं। प्रिय छोटे भाई और बहन, आपने इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा बनाया हो। कोशिश करो कि ऐसे और भी प्रश्नों की तैयारी करो और साथ साथ अपनी पाठ्य पुस्तक से भी ज्ञान की बातें नोट्स बनाकर उसे समझने की कोशिश करते रहना चाहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रिय भाई बहन। चाचा और चाची की जो प्रतिक्रिया है इस प्रोजेक्ट के संबंध में, पुत्र आप लोगों ने इस कोरोना काल में बहुत कुछ नया चीज़ सीखे हो। हमें अपनी प्रकृति का कहना चाहिए एक प्रकार से संरक्षण करना जरूरी है। आप सभी जानते हो कि इस संकट में ऑक्सीजन और लकड़ी की कमी हो गई थी। आपको पता होना चाहिए कुछ माह पहले पूरे भारत के बड़े बड़े शहर, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे जो शहर थे, बड़े बड़े वीआईपी जो शहर थे, वहाँ की हॉस्पिटल में ऑक्सीजन का संकट का बादल छा गया था। लोग ऑक्सीजन सिलेंडर लिए सड़कों में जा रहे थे, कोई दौड़ रहे थे, कोई तड़प रहा था। बहुत सारे लोगों का कहना चाहिए ऑक्सीजन की कमी से मौत हो गया। अतः हमें अपनी पर्यावरण के प्रति अपना जिम्मेदारी अब समझना होगा, पर्यावरण को बचाना होगा। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच। इस तरह से आप हमारे चैनल पर बने रहें, देखते रहें। आपका सहयोगी विजय दिवाकर आपका हमेशा हेल्प करता रहेगा, इसलिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप में हेल्प ग्रुप बनाया है आपकी सहायता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, सबको शुक्रिया, आदाब।